भोपाल में दर्शन सिंह की प्रेस वार्ता, खाद की कमी पर दिया बेतुका बयान, इंद्रदेव के जल्द मेहरबान होने से खाद की किल्लत। मंदसौर में जनसुनवाई में बैलगाड़ी से पहुंचा परिवार, जिला कलेक्टर पहुंचकर न्याय की लगाई गुहार, अधिकारियों ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। रायपुर में हंगामेदार रहा छत्तीसगढ़ के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, भाजपा विधायकों ने की नारेबाजी, रमन सिंह समेत भाजपा के 11 विधायक निलंबित। विदिशा में मनमाने बिजली बिल से उपभोक्ता परेशान, सीएम ने की थी बिजली माफ की घोषणा, असंगठित कामगार कर्मचारियों ने किया घेराव। और जशपुर जिले में जारी है 3 दर्जन जंगली हाथियों का उत्पात, धान को रौंदते हुए किया बर्बाद, ग्रामीणों को दिया जाएगा नुकसान का मुआवजा। आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। दर्शन सिंह ने प्रेस वार्ता में अपने अनूठे ज्ञान को उजागर किया है। प्रदेश में चल रही खाद की कमी पर बेतुका बयान दिया है कि खाद की कमी पर भगवान इंद्रदेव को उन्होंने दोषी ठहरा दिया। कहा कि इंद्रदेव के जल्द मेहरबान होने से खाद की किल्लत हुई है, तो वहीं भगवान राम पर भी अनोखा ज्ञान दिया, जबकि मध्य प्रदेश में किसानों की आय पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यूरिया में पिछले साल की जो खरीदी हुई थी, आंकड़े के बायस भी आप देख सकते हैं ज्यादा खरीदी हो गई है, लेकिन इस बार इंद्र देवता की जो जल्दी कृपा हो गई थी उसके कारण भी गेहूं का रकबा भी बढ़ा और अब किसी भी प्रकार की, क्योंकि मैक्सिमम क्षेत्रों में बोनी हो चुकी है, इस प्रकार की दिक्कत नहीं। और जहां दिक्कत आ रही है आपके माध्यम से पता चले, पूरे किसान मोर्चा ने न केवल नंबर जारी करके नीचे तक ले जाने का काम की, जहां जहां भी आ रहा है प्रशासनिक स्तर पर, और जहां किसी ने कालाबाजारी की कोशिश की हो, तो चाहे वो खरगोन का उदाहरण देख लो, चाहे खंडवा का उदाहरण देख लो, चाहे होशंगाबाद का, हमने उन पर त्वरित कार्रवाई कर पे उनको जेल ले जाने का काम भी इसमें किया, उसमें भी हम हैं। जमीन विवाद में परेशान मंदसौर जिले के बरखेड़ा पंथ का एक परिवार बैलगाड़ी में सवार होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। परिवार की ये न्याय यात्रा जिला कलेक्टर के पास पहुंची, जहां अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को सुना और कार्रवाई का उचित आश्वासन दिया। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार ये लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन इनकी जमीन पर वेयर हाउस संचालक ने दबंगई से दीवार बना ली। तहसीलदार ने आवेदन के बाद स्थगन का आदेश भी दिया, फिर भी जमीन पर दीवार बन ही गई, जिसका सीमांकन भी हुआ था, लेकिन स्थानीय स्तर पर वेयर हाउस संचालक की दबंगई के कारण सुनवाई नहीं हुई। भूमि विवाद चल रहा था, तहसील कार्यालय पे कोई सुनवाई नहीं हुई। स्टे ऑर्डर होने के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण कार्य चल रहा है, उसी के लिए हम आज माननीय कलेक्टर महोदय को एक आवेदन देने आए हैं। आवेदन देने के पश्चात महोदय द्वारा कहा है कि एसडीएम साहब से उन्होंने बात करी, एसडीएम साहब से बोले कि जो भी अब आप आवेदन दे दीजिए, ज़मीन के जो भी कागज़ होगा तुरंत उनको निर्माण हटाया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है हमको भी यहाँ से। अब एसडीएम साहब के पास हम जा रहे हैं, उनको जो टिप दी है उनको बता देते हैं, अब क्या कार्रवाई होती है वो तो आगे देखते हैं। सर, हमारा पूरा परिवार खेती पर निर्भर है, हम खेती करते हैं। एक वेयर हाउस संचालक ने जबरन वेयर हाउस की बाउंड्री वाल हमारे खेत में बना दी, जो पूरी तरह से अवैधानिक है। उसका सीमांकन भी हुआ था, सीमांकन में कुछ नक्शे में त्रुटि पाई गई, तो हमें नक्शा सुधार करने के लिए कहा गया है, तथा हमने माननीय तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया था। तहसीलदार महोदय ने हमें एक स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर दिया, और स्टे ऑर्डर देने के बाद भी उसने वेयर हाउस संचालक ने पूरी दबंगाई से और गुंडागर्दी से वो बाउंड्री वाल बना दी। सर, अभी आपके सामने विवाद आया है। सोहन भाई पति कमरलाल पाटीदार, उन्होंने आवेदन दिया कि लक्ष्मीनारायण पोरवाल ने उनकी भूमि पर बाउंड्री वाल बना के कब्जा कर लिया है। बाउंड्री वाल वेयर हाउस की बनी हुई है। मैंने आपके सामने ही उससे बात करी तो 2 तथ्य सामने आए हैं। पहला तथ्य ये है कि ये किसी भी अधिकारी से मिले नहीं हैं। इन्होंने आवेदन दिया, आवेदन पर एसडीएम ने स्टे भी दिया। दूसरी बात आई कि एसडीएम के स्टे के बावजूद काम चला, तो ये फिर किसी अधिकारी के पास नहीं गए। अधिकारी को अवगत कराना चाहिए था। जब अधिकारी को अवगत नहीं कराया तो उसने निर्माण कर लिया। विचारणीय प्रश्न ये है कि ये मामला किसी के ऊपर कब्जा करने का एकदम नहीं है, ये सीमा का विवाद लग रहा है।
पड़ोसी का विवाद है। ऐसी स्थिति में सीमांकन से ही ये चीज़ क्लियर होगी। अतः मैंने बिहारी सिंह साहब जो अभी एसडीएम मल्हारगढ़ के चार्ज में, उनको निर्देश दिया कि सीमांकन करा दें, और यदि इसकी ज़मीन पर उसकी बाउंड्री वाल पाई गई तो धारा 250 के तहत तत्काल कार्रवाई करके उसको नेस्तनाबूद कर दें। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल के समय राज्य सरकार की ओर से ही टी.एस. सिंहदेव ने कहा, अधिक मकान बनाने का लक्ष्य जो रखा गया था, उस लक्ष्य से केंद्र सरकार अब पीछे हट रही है और राज्य को जरूरी मदद नहीं मिली है। इसी दौरान भाजपा विधायकों ने नारेबाजी की। मजबूरन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित भाजपा के 11 विधायकों को निलंबित करने के साथ सदन को स्थगित भी कर दिया। योजना तो देखिए, आज भी जो नारे लग रहे थे कि वापस कर लिया, पहला वापस किसने किया? केंद्र सरकार ने। राज्य सरकार ने नहीं कहा कि हम नहीं बनाएंगे। लक्ष्य वापस किसने लिया? केंद्र सरकार ने पत्र लिख के हमको कहा, और नवंबर महीने की ये बात है कि हम 17 नवंबर को शायद उनका पत्र आया कि हम इस वर्ष का उसका जो लक्ष्य है हम उसको वापस ले रहे हैं। तो सवाल केंद्र सरकार से होना चाहिए। हम समय मांग रहे थे कि हमको लोन की जो प्रक्रिया है पूरा करने में, और पूरी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ तक पहुंची हुई है। केंद्र सरकार ने कहा 17 नवंबर को कि हम टारगेट विड्रॉ कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के गरीबों की चिंता उतनी ही है तो केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जीएसटी एवं अन्य जो क्षतिपूर्ति है उसमें प्रदान करें, ताकि हम गरीबों को जो मकान है हम दे सकें। नाम प्रधानमंत्री आवास है, मगर राज्य सरकार भी उसमें 40% का योगदान देता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से बदले छत्तीसगढ़ के गरीबों के हित में मोदी सरकार से कहना चाहिए कि जो केंद्र से जो 60% राशि मिल रहा है वो राज्य सरकार को दे, ताकि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास को संचालित कर सके। अगर प्रधानमंत्री जी के नाम से आवास योजना चल रहा है तो पहली जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की ही है। केंद्र सरकार को अपने द्वारा देय राशि राज्य सरकार को देना ही चाहिए। उसी के बाद तो हम अपनी राशि लगाएंगे ना। केंद्र सरकार पूरा पैसा नहीं देगी और केवल आरोप लगाएगी, तो हम तो लगातार बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता से लगातार केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 माह के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन विदिशा में अब 3 माह की बकाया राशि ब्याज सहित उपभोक्ताओं से वसूली जा रही है और 15 दिसंबर तक बिल जमा न करने की स्थिति में लाइट कनेक्शन काटने की चेतावनी के नोटिस भी जारी हो गए हैं, जिसके विरोध में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस ने विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में विद्युत विभाग का घेराव किया और जिले के उप महाप्रबंधक अवधेश त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। कमलनाथ जी की सरकार द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली वाली इंदिरा गृह ज्योति को पुनः लागू किया जाए। 81,000 एक बल्ब जलता है, टीवी भी नहीं है। 18 में तक माफ नहीं हुआ। वो भी 81,000 है। हाँ, एक बल्ब जलता है, एक ही कमरा है। हाँ, लेके आज वो कल हमने जाने 51,000 माफ कर दे रहा है। 29,000 रुपया भरो आप। एकता कॉलोनी 6,000, पिछले महीने में 4 आया था। 2 कमरे हैं, ये 2-3 सिया पल, एक बाहर जलती है, 2 कमरे में बस। हाँ सर, हमारी तो लाइट जोड़ दें और माफ करें थोड़ा बहुत, हमें इतना नहीं भर पाएंगे। देखो बोरा हिमाली करता है आदमी मंडी में, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता है। हाँ, हम सर देने आए हैं। जिला कामगार कांग्रेस के तत्वाधान में आज बिजली के बिल की कहानी और शिवराज जी की जवानी को लेकर यह कार्यक्रम किया था। आप लोगों को याद होगा कि जब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे तो इस विदिशा में उनने एक घंटानाथ आंदोलन किया था। जिस मंच पे से भाषण दिया था वो चोरी की लाइट से भाषण दे रहे थे। हमने बाद में उसके 10,000 रुपये पेनल्टी स्वरूप भाजपा के जिला अध्यक्ष से ने यहाँ जमा किए हैं, उसकी तहकीकात कर सकते हैं आप। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी बिजली का कनेक्शन काटने आए किसी गरीब आदमी का तो वो स्वयं जोड़ने आएंगे। आज इस बात का फैसला करना है
कि हमारा मामा असली है या शकुनी है या और किसी कैटेगरी का है। हम मानेंगे जब गरीबों के लाइट के कनेक्शन कटेंगे और मामा जोड़ने आएगा तो हम मानेंगे कि वाकई असली मामा है। चलिए अब इस खबर पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विदिशा से संवाददाता संजीव साहू। संजीव जी, जिस तरह से खबर हमने अभी दर्शकों को सुनाया, विधायक शशांक भार्गव ने क्या कहा और हमने उन लोगों की व्यथा भी सुनाई कि किस तरह से एक हमाली करने वाला व्यक्ति कहां से 81,000 रुपए भरेगा। ये तो सिर्फ 2 लोगों ने अपनी कहानी कही या अपना दुख व्यक्त किया, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। बताइए संजीव जी दर्शकों को। जी मैम, इस तरह के 2 लोगों के ऊपर थे और काफी लोग जो आ नहीं पाए काम पे जाने के कारण। काफी लोग थे लेकिन समय अवकाश से तो उन 2 लोगों को कवरेज कर पाए हैं। काफी व्यक्ति थे। एक महिला थी, उनका लगभग 1,23,000 रुपए का बिल था जी, जबकि वो एक झुग्गी में रहती है। सिर्फ 2 कमरे उनके पास हैं और 1,23,000 रुपए का उनका बिल बकाया था। जी बिल्कुल। क्या कहना है वहाँ विधायक शशांक ने जब ये बात उठाई तो ये तो विपक्ष की आवाज थी, पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? मैम फिलहाल तक तो पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। विधायक जी ने जो आवाज उठाई है उनका कहना ये है कि 23 जून 2020 को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने विदिशा आकर एक घोषणा की थी कि कोरोना काल में जो भी लाइट के बिल होंगे उनको माफ किया जाएगा, लेकिन उस समय तो बिल वसूल नहीं किएगा और अब उनको जोड़ के और उन पर सर चार्जेस लगा के जो कि काफी बढ़ गए हैं। उस टाइम पे जो जिन लोगों के बिल 500 रुपए करीब आते थे तो वो 1,500 रुपए राशि हो रही थी, लेकिन उस पर सर चार्जेस जोड़ते हुए आज वो राशि 8,000 और 9,000 तक पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या कनेक्शन काट दिए गए हैं उन लोगों के? जी मैम, काफी लोगों के कनेक्शन कट भी गए हैं और उसी के विरोध में आज ये पूरा घेराव और ज्ञापन सौंपा गया है। जी। एक बात और आई बीच में, बिजली चोरी वाली, जिसको विधायक भार्गव ने भी उठाया कि सीएम जब आए थे विदिशा और जिस मंच से वो भाषण दे रहे थे वहां लगी हुई बिजली भी चोरी की थी, तो वहां अभी भी बिजली चोरी वाली चीजें भी दिखाई देती हैं। जी मैम, ये उन्होंने बोला है कि उसमें मैंने अपने सदन में लगाया था, विधानसभा में उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि आपने जो कार्यक्रम करा है उसके लिए आपने परमिशन ली थी क्या विद्युत विभाग से, या फिर आपने गैरकानूनी रूप से बिजली चलाई है। तो उन्होंने जो दावा किया उसके अनुसार उन जिला अध्यक्ष, तत्कालीन जिला अध्यक्ष जो थे भाजपा के, उन्होंने आके 10,000 रुपए का जुर्माना भरा है क्योंकि उन्होंने इसकी परमिशन नहीं ली। मतलब अगर इस खबर के बातचीत करने तक इस तरह के अभी कोई भी निर्देश पारित नहीं हुए हैं या कोई भी आदेश अभी नहीं आया है कि बिजली माफ की जाएगी उन गरीबों की या नहीं, या वाकई उन्हें उतने ही जो राशि जमा करने के लिए कही गई है वही राशि जमा करेंगे, कुछ कंसेशन होगा, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई सरकार की तरफ से? कोई जानकारी नहीं आई है। महाप्रबंधक श्री अवधेश त्रिपाठी जी ने ये आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर हम इसका कुछ निराकरण करेंगे। और एक सवाल संजीव जरूर उठता है, अगर आश्वासन दिया है तो क्या उस आश्वासन तक बिजली कटी रहेगी उन लोगों की जो अभी भी अंधेरे में बैठे हुए होंगे? नहीं मैम, ये उन्होंने एक और चीज साथ में जोड़ी है कि जो पुराने बिजली बिल कनेक्शन काटे गए हैं उनको ठीक किया जाएगा और फिलहाल 7 दिन तक कोई नया कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। चलिए, मतलब कुछ दिनों की राहत तो है, लेकिन लंबे समय का ये समाधान है या नहीं ये शायद बाद में पता चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जशपुर जिले के कुनकुनी वन परिक्षेत्र में इन दिनों हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। 35 से 40 हाथियों के दल ने खलिहान में रखे धान को चट कर दिया। साथ ही हाथियों ने ग्रामीण के घर को भी क्षति पहुंचाई। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल के रास्ते से 3 दर्जन से ज्यादा जंगली हाथियों का दल गांव पहुंचा है। वहीं जंगली हाथियों ने किसानों के धान को रौंदते हुए बर्बाद कर दिया। घटना के बाद वन अमले ने गांव में जाकर हाथियों से हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा प्रकरण तैयार करने की बात कही। साढ़े 3 बजे के बीच में लगभग 35 से 40 हाथियों का दल, जिसमें शावक भी शामिल थे, आया और यहाँ पर पास में मुन्ना राम चौहान का मकान है, कच्चा मकान है उनका एक साइड में और पीएम आवास एक साइड में। तो पीएम आवास का भी खिड़की दरवाज़ा तोड़ के हाथियों ने धान खाने का प्रयास किया और कच्चे मकान को तो काफ़ी नुकसान किया है।
और यही नज़दीक में एक और किसान हैं तेलेस्फोर तिर्की करके हैं, जिनका लगभग 6 गांज रखा हुआ था, खनियाल में 6 गांज रखा हुआ था। 6 गांज को उन्होंने हाथियों का दल ने खाया पिया और नष्ट किया है। लास्ट में जैसे उनको पता चला तो मसाल वगैरह जला के हाथियों का दल को भगाया है। अब हम बात करेंगे अभिषेक कुमार से इस खबर पर। जशपुर संवाददाता खबर भारत से। अभिषेक, जिस तरह से हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है और छत्तीसगढ़ में ये खबर नई नहीं होती है, आए दिन हाथियों का दल इस तरह से नुकसान पहुंचाता है ग्रामीणों पर, लेकिन कोई स्थायी जो समाधान है वो नहीं निकल पाता। क्या कहना है आपका? इस बार तो सीएम हाउस का कृषि का दरवाजा भी तोड़ डाला। जी, मैं बता दूं आपको कि ये जशपुर जिले की कुरकुरी बनपट क्षेत्र का मामला है। इस दिनों हाथियों का आतंक जो है से पूरा बढ़ गया है और यहाँ पर जशपुर सुदूर ग्रामीण अंतरांचल क्षेत्र है, यहाँ पर जहाँ देखा जाता है कि हाथी और मानव द्वंद देखा जा रहा है यहाँ पर। और कुनकुरी जहाँ की मैं खबर बता रहा हूँ आपको, जो बादल कोलाभवन क्षेत्र है, जहाँ आदिवासी वनांचल क्षेत्र, जहाँ महुआ का शराब ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है, इस वजह से यहाँ पर हाथियों का आना जाना शुरू रहता है। और आपको बता दूं कि मैं जशपुर और उड़ीसा का लगे क्षेत्र होता है, यहाँ पर हाथियों का आतंक जारी रहता है और यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि हाथियों का प्रवेश कर घरों को तोड़ दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो जब इस तरह के नुकसान होते हैं, आए दिन ये बात है अभिषेक, और मुआवजे की बात भी कहती है सरकार, इस बार कितना मुआवजा मिल सकता है उन किसानों को? क्योंकि ये तो कहने की बात है कि 1 या 2 किसानों को नुकसान हुआ है, जब जमीनी स्तर पर चीजें देखते हैं तो सच्चाई कुछ और होती है। जी, मैं बता दूं आपको कि हालांकि यहाँ पर वन अमला पहुंच कर और जिसका क्षतिग्रस्त हुआ है उसका आकलन मिला रहे हैं और जल्द उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब कितना दिया जाएगा हालांकि ये तो प्रशासनिक बात है और कितना मिल पाता है इस वजह से उसका आकलन बैठाया जा रहा है। बिल्कुल। अभिषेक, एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर आपसे करेंगे, मुआवजा जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी एक जो हकीकत से भरा हुआ सवाल मेरा ये है कि जिन किसानों के मकान को उन्होंने उत्पात मचाकर खराब किया है, नुकसान पहुंचाया है, तोड़ दिए हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल किया जाए, उनकी अस्थायी व्यवस्था क्या है रहवास की? जी, हालांकि अभी जो हाथी का भी जो आतंक है, जो 2 घरों का नुकसान पहुंचाएगा, उसके घर के तोड़ ताड़ किया गया है, जबकि जशपुर जिले में ऐसा मामला रोजाना देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से घर को लगभग तहस नहस कर दिया है। अब वहां कैसे वो रहेंगे वो तो शायद वही जानते हैं, हम यहाँ बैठकर सच्चाई बयान नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, नजर बनाए रखिए, अगर कोई सरकारी मदद मिलती है तो हम दर्शकों को जरूर ये सुखद खबर बताएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित करते हुए शून्य बजट पर प्राकृतिक खेती को लेकर गुजरात में 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है, जिसमें 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष चंद्रजीत यादव ने बताया कि अशोकनगर जिले में बीजेपी सभी मंडलों में पीएम के इस संबोधन का लाइव प्रसारण करेगा। इसके लिए सभी मंडलों में कार्यकर्ताओं को इस आयोजन के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। 16 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को संबोधित करेंगे। जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के संबंध में उसका आयोजन हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम मंडल तक कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं। हर मंडल में, हर गांव में हम कार्यक्रम कराएंगे। नरेंद्र मोदी जी यहाँ से संबोधित करेंगे किसानों को। हम हमारे वक्ता भी जाएंगे, 10 बजे से 11 बजे तक हमारे वक्ता बोलेंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को सुनेंगे जैविक खेती को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल रासायनिक खेती से हमारी धीरे धीरे उर्वरता कम होती जा रही है और धीरे धीरे जमीन बेकार बंजर होती जा रही है। पूरे आंध्र प्रदेश में जैविक खेती चल रही है, पूरा आंध्र प्रदेश जैविक खेती के पर निर्भर हो गया है।
भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पूरी मुस्तैदी से पुलिस कमिश्नर ने अपना काम शुरू कर दिया है। कमिश्नर ने ड्रोन के माध्यम से शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अब ड्रोन के जरिए पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। राज्यपाल के काफिले पर भी ड्रोन से नजर रखी गई और लाइव लिंक के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने शहर की व्यवस्था को देखा। इस बार साइबर क्राइम का नया मामला देखने को मिला। ठगों ने जस्ट डायल से डेटा चुराकर गेहूं की खरीदी कर डाली। इस मामले में शातिर गिरोह के 5 आरोपियों का साइबर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। आरोपियों में एक पूर्व में उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत में चुनाव उम्मीदवार रह चुका है। बता दें कि ये गिरोह जस्ट डायल से डेटा लेकर गेहूं खरीदी के नाम पर 45,70,000 रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। इसमें मोडस ऑपरेंडी ये था कि 5 आरोपी जिनको हम पकड़ के लाए हैं, उनमें से जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो ये करते थे कि जस्ट डायल पे देखते थे। इन्होंने अपना एक SM ट्रेडर्स नाम का एक कंपनी का एक लोगो या विजिटिंग कार्ड टाइप बना के वहाँ पे डाला हुआ है। तो उस पर इनको पता चला था कि कलकत्ता का एक व्यक्ति है जिसे गेहूं की आवश्यकता है, लगभग 1250 किलो के आसपास। वो इतने शातिर थे कि उन्होंने जो कलकत्ता से व्यक्ति है उसको भोपाल में बुलवाया। इन दोनों ने मध्यस्थता करके उसको सामान भी दिखवा दिया, क्योंकि कलकत्ता वाला कह रहा था कि बिना सामान देखे मैं एडवांस भी नहीं दूंगा। तो इन्होंने बोला कि आप अभी हमको पैसा दे दीजिए, आपको हमने सामान दिखा दिया है। जबकि पैसा इसको देना था वेंडर को, इन्होंने अपने अकाउंट में पैसे डलवा लिए और पैसे डलवाने के बाद से कम्युनिकेशन पूरी तरीके से रोक दिया। और इस खबर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से भोपाल से प्रदीप तलरेजा जी फोन लाइन पर हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से धोखाधड़ी का ये एक अनोखा सा मामला है, जस्ट डायल, आप भी शायद जानते हैं कि जस्ट डायल में फ़ोन नंबर आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह से आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली चीज़ें क्या साइबर क्राइम को बढ़ा रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से ये पूरा मामला जो आया, जिसमें जस्ट डायल से जो है डाटा एंट्री डाटा पूरा लेने के बाद जो गेहूं खरीदी करने वाले लोगों कंज्यूमेशन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो ठगी कर रहे थे ऑनलाइन जस्ट डायल के द्वारा जो नंबर थे, वो एक बड़ा गिरोह जो है वो पुलिस के हाथ लगा, जिसमें करीब 6,88,000 रुपए जो है पुलिस ने इसको सीज किए हैं। बिल्कुल, कब से कर रहे थे ये काम, कुछ आइडिया मिला? लाखों की ठगी तो वो कर रहे थे, लेकिन इतनी बारीकी से कि इतने लाखों की ठगी कर बैठे। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से पूरा मामला जो बताया जा रहा है, क्योंकि कॉल सेंटर के ग्रुप में पूरे आरोपी इसको ग्रुप को पूरा चला रहे थे, जो कि उत्तर प्रदेश से ये पूरा ग्रुप था, जहाँ से ये पूरा उन्होंने डाटा जो है वो जस्ट डायल से लिया। जस्ट डायल से डाटा निकालने के बाद जो है उन्होंने उन किसानों को इस पर टारगेट किया है कि जो किसान कहीं ना कहीं जिनके नंबर जो है जस्ट डायल में पाए जाते थे या अन्य कई जगह से उनके नंबर मिल सकते थे, ऐसे करके लगभग जो है उन्होंने जो खरीदी की है वो लगभग 45,70,000 रुपए की जो धोखाधड़ी है पूरा इन्होंने की है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने जो है पूरा इन लोगों से जो उत्तर प्रदेश के जो ठग है उनसे पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि उनकी पूरी शिनाख्त करके पूरे साइबर के थ्रू उनको गिरफ्तार किया है। तकरीबन जो इसमें रकम जो उन्होंने जो पुलिस ने जब्त की आरोपियों के खाते से वो तकरीबन 6,88,000 रुपए की बताई जा रही है। बिल्कुल, और एक और चीज निकल कर आई प्रदीप जी आपकी रिपोर्ट से कि किस तरह से ये नामी गिरामी लोग भी शामिल होते हैं। आपको नहीं हमें खबर ये बताई कि पूर्व में उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत का एक उम्मीदवार है, चुनाव का उम्मीदवार, जो आरोपियों में से एक है। देखो, बिल्कुल जिस प्रकार से ये उम्मीदवार है जो आरोपी बताया जा रहा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पंचायत चुनाव के दौरान में उम्मीदवार भी रहा है, लेकिन अब जिस प्रकार से जो कहीं ना कहीं हमने कई बार देखा है कि इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जरूर मिला होता है। ये भी हमने इस चीज में देखा है कि लगातार प्रदेश के अंदर ये ऐसे मामले नहीं है कि जिसमें किसी एक बार राजनीतिक संरक्षण या प्राप्त होने की बात हो या राजनीति से जुड़े हुए कोई लोग ना हो। ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि राजधानी भोपाल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे स्थान देखे गए लगातार जहां पर इस प्रकार की चीजें होती हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। श्री स्तरीय चुनाव को लेकर नसरुल्लागंज तहसील में नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी लाखन सिंह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।
जिसमें अधिसूचना का प्रकाशन, मतदान समय, मतगणना से लेकर परिणाम तक की पूरी जानकारी साझा की है। अधिकारी लाखन सिंह ने बताया कि तहसील कार्यालय में एक और सेंटर बनाया गया है, जिसके रिटर्निंग ऑफिसर वे खुद नियुक्त किए गए हैं। जनता की सुविधा को देखते हुए कुल 13 क्लस्टर बनाए गए हैं। हाँ, ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन के माध्यम से जो है कोई भी अभ्यर्थी जो अपनी अभ्यर्थता प्रस्तुत करना चाहता है जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए, वो ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन अपना फॉर्म जमा करेंगे। इसमें निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है इसमें व्यवस्था दी है। ऑनलाइन में जैसे ही वो लॉगिन करेगा, ऑनलाइन पर जाएगा, वैसे ही उसका एक डैशबोर्ड खुलेगा। उसमें उसको अपना जो है एक आईडी बनानी है। वो आईडी बनेगी, फिर जो उसका मोबाइल नंबर जो उसमें वो अंकित करेगा, उस मोबाइल नंबर पर उसका OTP प्राप्त होगा उस व्यक्ति को, और 3 बार ये OTP प्राप्त होगा और उसके बाद में उसकी जो आईडी वहाँ पर बन जाएगी। वो आईडी बनने के बाद में उसका फॉर्म खुलेगा। रतलाम में ट्रेनी नरनालिशा की मौत का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। निष्पक्ष जांच के लिए CSP हेमंत चौहान के नेतृत्व में SP गौरव तिवारी ने 11 सदस्य की SIT टीम का गठन किया। वहीं 7 दिनों में SIT टीम जांच प्रस्तुत करेगी। आपको बता दें कि शहर के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में ट्रेनी नन की पढ़ाई करने आई छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ये थाना स्टेशन रोड में एक मर्ग पंजीबत हुआ है, मर्ग क्रमांक 76/21 है। उसमें चूँकि अप्राकृतिक मृत्यु के दौरान उसमें एक जांच की जाती है। उसमें उसकी गंभीरता को देखते हुए SP सर ने उसमें 11 सदस्यीय टीम बनाई है। उसमें सारे पहलुओं पर जांच हो सके और सारे पहलुओं पर उसमें जानकारी ले सकें, इसलिए उसमें साइबर सेल के भी अधिकारी, उसमें FSL के अधिकारी और CSP रतलाम के नेतृत्व में टीम का गठन किया है। सिरोज नगर में यातायात पुलिस नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें बगैर नंबर प्लेट घूम रहे वाहनों और नशे की हालत में गाड़ी चला रहे चालकों पर कार्रवाई हुई। ट्रैफिक पुलिस द्वारा 20 से 25 वाहनों के चालान काटे गए। किस मामले में जांच हो रही है? 3 सवारी और नंबर प्लेट। वैसे तो हमारा यही है मेन मकसद कि 3 लोग चले ही, क्योंकि दुर्घटना ज़्यादा होती है अनबैलेंसिंग के कारण। तो बैलेंस में रहेगी व्हीकल, 2 आदमी बैठेंगे, 3 लोग बैठ जाते हैं तो गिरी जाते हैं। और लगातार आपको पता है शहर के आसपास दुर्घटनाएं हो रही हैं। अपना मेन फोकस इसी पर रहेगा कि दुर्घटनाएं कम से कम हो। 2 लोग चलेंगे तो बैलेंस में रहेगी गाड़ी। और लोग क्या रहता है कि हम लोग चेकिंग करते हैं ना, तो कोई गाड़ी पी के नहीं चलाता कि चेकिंग लगी है पकड़ जाएंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा निजात मिलेगी। उससे भी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण सिर्फ एक्सीडेंट होते हैं। तो लोग अभी अगर ऐसे हम चेकिंग जगह जगह लगाते हैं डेली, जिससे क्या लोगों को पता चलता रहे कि चेकिंग चल रही है, तो वो लोग नियम कानून से चले। रायपुर बीजेपी कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रभारी अमर अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूणत, बीजेपी प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, OP चौधरी की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र 13 निकाय चुनाव के लिए जारी किया है। तीनों घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। वहीं अमर अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र की 80% जो काम है वो पहले ही पूरे हो चुके हैं और जो बीजेपी शासनकाल में काम हुए थे उसी को विज्ञापनों में बताया जा रहा है। एक बहुत बड़ी योजना, एक संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का कि 2022 तक इस देश के सारे निकायों में जो गरीब है उनको हम पक्का मकान बनाने देंगे। और ये योजना प्रारंभ होगी। और उस समय 2 योजनाएं हैं। एक तो जिसकी खुद की जमीन है, पट्टे की जमीन है, मोर जमीन मोर मकान, जिसमें से 1.5 लाख उनको दे के 2.5 लाख रुपया उनको दे के उसमें हम अपना मकान बना लें। और दूसरा जिनके पास जमीन नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 लाख 4.5 लाख का एक मकान पड़े, वो योजना हमने बनाई और उस समय काम भी प्रारंभ हुआ। और लगभग हमने एक लक्ष्य रखा था कि 2022 तक इस पर प्रदेश की 167 जो निकाय हैं 2022 तक
हम सारे गरीबों को आवास बना के दे देंगे। एक 10,000 करोड़ की योजना बनाई, 4,000 करोड़ रुपए का लोन का आवेदन उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में दिया गया। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।